हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि गाइस जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, देखिए आपको बता दें, टोटल 50 क्वेश्चन है। और ये 50 के 50 क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन उठ के आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी एक तो आप अपनी तैयारी को जांचिएगा। ठीक है, कि मेरी कितनी तैयारी है और मुझे कितनी और ज़रूरत है तैयारी करने की। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि आप ये देखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप देखिएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, जैसा कि हम लोग डेली अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात कर ली जाए तो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए मोनोसैकराइड, ठीक है गाइस, मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो इस देखिए इसमें राइट आंसर की अगर बात कर ली जाए साथी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए आपका एक तो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और आपका ग्लैक्टोज भी होता है। ठीक है, बट जो सुक्रोज होता है ये आपका मोनो नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है, बताइए। किस शैली में, आपको उस शैली का नाम बताना है कि जो आपका गया में है कौन सा है। तो विष्णुपद मंदिर, आपका विष्णुपद मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है, गया में स्थित है, किस शैली में है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बेसर शैली तो नहीं है और ना ही द्रविड़ शैली है गाइस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर आपका नागर शैली होगा गाइस। ठीक है, क्या होगा, नागर शैली होगा। देखिए अयोध्या में जो भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना गाइस, वो भी किस शैली में है, तो नागर शैली में ही है। देखिए आपको बता दें तीन प्रकार की शैलियाँ होती हैं, एक तो बेसर होती है, फिर द्रविड़ होती है और एक होते हैं आपके नागर शैली। ठीक है, चलिए आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे, रचयिता कौन थे, बताइए। एहोल प्रशस्ति, तो बताइएगा एहोल प्रशस्ति जो अभिलेख है इसके रचयिता कौन थे गाइस। तो देखिए इसके रचयिता गाइस, देखिए आपके दंडी तो थे नहीं, भारवी भी नहीं थे, हरिसेन भी नहीं थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रवि कीर्ति थे। कौन थे, रवि कीर्ति। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। यही आपकी सतलुज नदी है। ठीक है, सतलुज नदी और काली नदियों के बीच में जो आपका स्थित है हिमालय। ठीक है, तो इस हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। उस उस भाग का जो है, हिमालय का जो भाग है उस भाग को आपका क्या नाम है वो बताना है, जो आपका सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तो देखिए उसमें राइट आंसर आपका देखिए असम हिमालय नहीं है और ना ही आपका क्या है पंजाब हिमालय भी नहीं है, नेपाल हिमालय भी नहीं है साथी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय है। कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। द्वितीयक मतलब प्राइमरी नहीं, आपसे सेकेंडरी पूछा है। सेकेंडरी प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें गाइज आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा स्मॉग है। क्या है, स्मॉग है। राइट आंसर आपका स्मॉग हो जाएगा। ये आपका सेकेंडरी मतलब द्वितीय प्रदूषक आपका ये है। ठीक है, चलिए अगला है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइएगा गाइस। इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, बंधुआ मजदूरी जो है, बंधुआ मजदूरी अब तो फिलहाल खत्म हो चुकी है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है गाइस। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, देखिए गाइस ये जो आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका 23 है, 23 आर्टिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है गाइस, बताइए। देखिए विद्युत धारिता का मात्रक है, मतलब कि आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, मात्रक बताइएगा क्या होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फैराडे होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फैराडे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है फैराडे। ऑप्शन आपका ए राइट है, ए। चलिए अगला है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, बताइएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम, अंतिम का मतलब समझ रहे हैं, लास्ट में उत्पाद क्या निकल के आता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका देखिए क्या होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर साथी आपका जाएगा सीसा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा। देखिए अगर बात कर ली जाए भारत में बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वह किस सन में हुई थी। तो देखिए वह जो स्टार्टिंग हुई थी गाइज आपके 1987 में नहीं हुई थी। कब हुई थी, 1992 में भी नहीं हुई थी। तो कब हुई थी, 1975 में नहीं हुई थी, हुई थी आपके 1973 में। देखिए बाघ परियोजना से बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। बाघ परियोजना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिए। 1973। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बताइएगा कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है गाइस। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सुमेलित बताना है। बक्सर का युद्ध क्या मीर जफर विरुद्ध क्लाइव से, तो नहीं है गाइस, ये तो नहीं है। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बिल्कुल फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट है ऑप्शन है भाई। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है ऑप्शन है। जलियांवाला बाग युद्ध जो है क्या डलहौजी के विरुद्ध मराठे से हुआ था, नहीं हुआ था ना। खेड़ा का युद्ध निज़ाम के विरुद्ध क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था, नहीं हुआ था। चलिए राइट आंसर आपका हमने बता ही दिया, बी है। अगला कि पौंडचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, बताइएगा। पौंडचेरी की जो संधि हुई है गाइस, पौंडचेरी की संधि जो है वह किसके बीच हुई थी। देखिए जो पौंडचेरी की संधि हुई थी ना, वह हुई थी गाइस अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में। किसके बीच हुई थी, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 हो गया, 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन आपका कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द इकोनॉमिक गाइस इसमें क्या है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो इसमें बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है गाइस। तो देखिए अगर इस पुस्तक के राइटर पूछा है तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर गाइज आपका हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, रमेश चंद्र दत्त। दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताएगा। दूध है, सॉरी दुग्ध नहीं, दूध, संस्कृत तत्सम वर्ड निकाला या। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइएगा। दूध जो है किसका उदाहरण है गाइस, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पायस किसका एग्जाम्पल है, तो पायस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। देखिए जो आपका एक लैक है जिसका नाम है सुपीरियर लैक। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वह किन दो देशों के बीच में सिचुएटेड है, किन दो देशों के बीच में है गाइस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए साथी, तो वह है अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, बताइए। जो जीडीपी का जो आंकड़ा है गाइस वह कौन जारी करता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। देखिए जो जीडीपी का आंकड़ा है ना गाइस वह जारी करता है एनएसएसओ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। जो एनएसएसओ है ना, यही जीडीपी का आंकड़ा जो है गाइस जारी करता है। 16 नंबर है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक
क्या है, सहायक नहीं है। तो कौन सा नहीं है गाइस? देखिए चना तो होता है, चना तो सहायक होता है गाइस, ठीक है। सेम क्या है, तो सेम भी सहायक होता है, और मटर भी सहायक होता है नाइट्रोजन के मामले में। सब में नाइट्रोजन की मात्रा मतलब पाई जाती है, ठीक है। बट जो धान होता है ना गाइस, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम की बात की गई है, या आखिर किससे रिलेटेड है गाइस, किससे संबंधित है? तो देखिए यह किससे संबंधित है, यह जो संबंधित है यह ग्रामीण विकास से। किससे संबंधित है गाइस? यह ग्रामीण विकास परिवहन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बताइएगा बाल्टिक देश नहीं है, कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जो बाल्टिक देश नहीं है? तो वह कौन सा है? देखिए बाल्टिक देश कौन कौन से, एक तो आपका ए है, देखिए एस्टोनिया भी है, लातविया भी है, ठीक है, और आपका लिथुआनिया भी है। ये सब बाल्टिक देश हैं, ठीक है। जो आपका बेलारूस है ना, ये नहीं है गाइस, ये आपका बाल्टिक देश नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो बताइएगा आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? तो देखिएगा गाइस, ये किसे कहते हैं, ये हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसे कहते हैं? हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कौन उपस्थित थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब तो आपका ऑप्शन गाइस जाता बाबा साहब अम्बेडकर पे, ठीक है। बट इसमें पूछा है कौन नहीं शामिल थे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए उसमें राइट आंसर आपका, देखिए कौन कौन शामिल थे। देखिए एक तो बाबा साहब अम्बेडकर शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, और आगा खां। ये लोग जो है तीनों गोल में, देखिए तीन ही गोल में सम्मेलन हुई थी। पहली कब हुई थी? तो 30 में हुई थी, मतलब 1930। दूसरी हुई थी 31 में, और तीसरी हुई थी 32 में, ठीक है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे गाइस, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे, ठीक है, दूसरे में शामिल थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो आपसे जो विषय पूछा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं आता है। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। देखिए आपका एक शिक्षा जो है समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पे जो है नियम बना सकती है, ठीक है। वन जो है ये आपका समवर्ती सूची में आता है, और जो आपका गाइस जो परिवार नियोजन है ये भी समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। जो पंचायती राज है ना गाइस, ये आपका राज्य सूची में आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो बताइएगा जल में वायु का जो बुलबुला है ना, वो किसकी भांति व्यवहार करता है गाइस, किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वह जो है साथी, वह जो है जो अवतल लेंस की भांति जो है कार्य करता है, ठीक है। देखिए 2 प्रकार के लेंस होते हैं गाइस, ठीक है। एक तो आपका उत्तल लेंस होता है, और दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। ये आपका उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया, ठीक है, ऐसे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए अगर इसकी बात कर ली जाए तो संथाल विद्रोह के टाइम पे नेता इसके कौन थे? सिद्धू व कान्हू थे, ठीक है, सिद्धू व कान्हू थे, सही है। रामोसी विद्रोह में नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह थे, ये भी आपका एकदम सही है। कोल विद्रोह जब हुआ था तो उसके जो नेता थे वो बुद्धो भगत ही थे, ठीक है। जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था गाइस, उसमें आपके मजमून शाह व चिराग अली शाह कह रहा है, तो ये नहीं थे, ये आपका गलत है गाइस, ठीक है, ये गलत है। और इसी के साथ ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए 24 देख लेते हैं गाइस। 24 कहाँ गया, ये है। देखिए 24 में आपसे क्या पूछा गया है,
24 में आपसे गाइस पूछा गया है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा युद्ध जो है किस ईयर में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बताना है कि कौन सा सही है गाइस। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित की जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें राइट आंसर देखिए जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, इनमें से जो प्रथम है वो कर्नाटक हुआ था। और फिर कौन सा हुआ था इसमें से, फिर देखिए बेदरा का युद्ध हुआ था, फिर आपका वांडीवाश का युद्ध हुआ था, और लास्ट में आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 है कि किस बौद्ध संगीत के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो अभिधम्म पिटक की रचना जो है गाइस किस बौद्ध संगीत में हुआ था। हमने आपको बताया था टोटल कितनी बौद्ध संगीत हुई थी, तो 4 बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से जो है आपका अभिधम्म पिटक की रचना कब कौन से उसमें हुई थी, कौन से संगीत में हुई थी। तो यह साथी हुई थी आपके जो तृतीय मतलब तीसरी जो बौद्ध संगीत थी ना, उसमें हुई थी अभिधम्म पिटक की रचना जो है, इसका बौद्ध संगीत के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में हुई थी। चलिए 26 है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम, फिर इसमें आपको बताना है सही काल अनुक्रम। तो क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था, वह हुआ था क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखिए वह नहीं सबसे पहले क्रिप्स मिशन तो नहीं हुआ था। क्रिप्स मिशन कहाँ हुआ था, देखिए सबसे पहले आपका हुआ था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव गाइज हुआ था। फिर देन आफ्टर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, फिर आपका क्रिप्स मिशन, और देन आफ्टर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में होता गाइज। तो ऐसे हम चीज़ों को ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे कि ये और ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट दिया था ना, इसमें और इसमें ही ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ पता भी होनी चाहिए और कुछ आपके ट्रिक्स भी काम में आ जाती है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर गाइज आपका जाएगा 2। पहले ये हुआ था, फिर आपका हुआ था क्या पहले, फिर आपका ये वाला हुआ था, फिर ये हुआ था, और लास्ट में ये। ठीक है, तो आपका जाएगा मतलब कि 2 जाएगा, फिर आपका 4 जाएगा, फिर 1 एंड फिर 3। ठीक है, तो 24 एंड 13 राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बताएगा। मतलब कि कौन सी ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है, 2 बार। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांगो है। ठीक है, राइट आंसर आपका कांगो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। कांगो जो आपकी नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो बताइएगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंध रखता है। तो गाइज वह संबंध रखता है जैव सुरक्षा से। ठीक है, किससे रखता है, जैव सुरक्षा से रखता है। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। गाइज जो हम लोग जो है चश्मा पहनते हैं, ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उसमें जो आप लोग देखते हैं लेंस जो पड़ा होता है उसमें कौन सा कांच पाया जाता है, वह किस कांच से मिलकर बना होता है, उसमें आखिर कौन सा कांच पाया जाता है, कभी सोचा है आपने। देखिए उसमें जो कांच होता है गाइस, चश्मे में जो कांच होता है ना, वह कांच होता है आपका क्रुक्स कांच। कौन सा कांच होता है, वह क्रुक्स कांच होता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रुक्स कांच होता है। अगला कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, बताइएगा महावीर से नहीं है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो वह राइट आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी से नहीं है, बाकी चंपा से है, वैशाली से और पावापुरी से भी है। हमने आपको कल या परसों जो वीडियो दी थी, हमने सारे के सारे जितने भी नगर हैं ना, नगर महानगर सब करवाए थे आपको। ठीक है, इनकी राजधानी तक करवाई थी। तो मैंने चंपा पढ़ाया था, वैशाली पढ़ाया था, पावापुरी पढ़ाया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो वहाँ से ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए अगला कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चंदेल क्या खजुराहो महोबा से है गाइस, तो बिल्कुल है। चंदेल वंश कहाँ की राजधानी है, तो खजुराहो और महोबा की राजधानी है। ठीक है, सोलंकी जो आपका जो वंश है गाइस,
तो इसकी राजधानी जो है क्या अहिलवाड़ा है। तो बिल्कुल है। और प्रतिहार क्या कन्नौज की है, तो ये भी है। कलचुरी कह रहा है कि अजमेर की, नहीं अजमेर की कहाँ है, कलचुरी अजमेर की नहीं है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब बताइएगा। जो जो मोडेरा का गाइस सूर्य मंदिर है, मोडेरा का सूर्य मंदिर, वह किस राज्य में है, तो वह किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो वह जो है आपके किस राज्य में है गाइस? देखिए बिहार में नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में है, ना ही उड़ीसा में भी नहीं है। तो कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। देखिए अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया, तो क्या 1564 में समाप्त किया गया था? बिल्कुल समाप्त किया गया था। दीन ए इलाही कब आया गाइस? 1582 में आया था, तो बिल्कुल आया था। और है आपका महजरनामा जो है, महजरनामा क्या 1578 में आया था। और कह रहा है कि तीर्थयात्री कर समाप्ति कब हुआ था? 1563। तीर्थयात्री जो कर है गाइस वो समाप्त कर दिया था 1563 में, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा था। 34 देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 34 क्वेश्चन आपका है कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो अस्पा सिंह अस्पा का जो प्रचलन है वह किसने किया था मनसबदारी व्यवस्था में? किसमें? तो मनसबदारी व्यवस्था में। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जाएगा जहांगीर ने किया था। किसने किया था गाइस? जहांगीर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? अब बताइएगा, देखते हैं आज कितनी तैयारी है आपकी। चौसा का युद्ध बताइए कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था गाइस? यह हुआ था 1539 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में है? पहला तो इसमें बताइएगा एकल बंध बराबर, द्विबंध बराबर, त्रिबंध। क्या ये तीनों बंधन बराबर होते हैं? तो बराबर तो कोई बंधन नहीं होता। त्रिबंध से बड़ा द्विबंध है, द्विबंध से बड़ा एकल बंध है। क्या ये सही है गाइस? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, एक से बड़ा दो होता है, दो से बड़ा तीन होता है, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। वह किसमें कह रहा है कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका एकदम राइट है, सी, ठीक है भाई। एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी है। ऐसे करके देख लीजिए। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? बताइएगा। निम्न में से किस अंग में जो है आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी आवश्यकता नहीं उससे अधिक जो है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो है के रूप में संचित होता है, मतलब इसके रूप में जो है संचित रहता है? बताइएगा कहाँ कहाँ पे संचित रहता है, किस अंग में संचित रहता है? क्या हृदय में संचित रहता है? क्या फेफड़े में संचित रहता है? क्या लीवर यकृत में संचित रहता है? या फिर किडनी वक्र में संचित रहता है? तो गाइज यह कहाँ संचित रहता है? यह लीवर में संचित रहता है, ठीक है। कहाँ पे? लीवर में स्टोर रहता है। संचित का मतलब स्टोर रहता है। अगला कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइएगा ऐसी कौन सी योजना थी गाइस? वह कितने नंबर की योजना थी जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो गाइस वह कौन सी योजना थी? वह चौथी योजना थी, ठीक है। चौथी योजना में क्या हुआ था? चौथी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? अब बताइएगा। जिन वस्तुओं का उपयोग जो है साथ साथ करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वह क्या कहलाती हैं? तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं पूरक वस्तुएं गाइस। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पूरक, ठीक है। साथ साथ उपयोग किया जाता है तो उसको हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। अगला कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, नहीं को तो बिल्कुल इग्नोर ही मार देते हैं। उन्होंने देखा भारतीय मानक समय रेखा, अच्छा ये पूछा है, ठीक है ठीक है,
टक से लगा दिया कि हाँ चलो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, जबकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं भाई। आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश से, चलिए उत्तर प्रदेश से मान लिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश से तो वहाँ से गुजरती है ना भाई, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बट क्या है ना, लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, क्योंकि भाई दिल है, दिल तो बच्चा है जी, गलती करता है जी। चलिए इसमें बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चांगला क्या जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है, चांगला तो जम्मू कश्मीर में है ही है। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो कहाँ पे गाइस, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है। बामडीला कहाँ है, तो जो बामडीला गाइस आपका है ये उत्तराखंड में तो नहीं है, ठीक है, बामडीला उत्तराखंड। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में, ये भी सही है, ठीक। देखिए अगर आपको बामडीला नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, चांगला पता है जम्मू में है, शिपकिला तो पता ही ना, नाथुला तो पता ही ना, तो हम क्या करें भाई, एक तो गलत होगा ही ना, होगा ना कुछ। ये होता है टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस, ठीक है, एग्ज़ाम में इसका भी यूज किया जाता है, मतलब कि चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर तक आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। चलिए 42 क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है, बताएगा। देखिए भारत में जो पश्चिमी तट, अब आपको बता दें तट, जैसे ये देखिएगा, जैसे कि ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा प्यारा इंडिया हो गया, कह दीजिए, अरे बन जाओ भाई प्यारा इंडिया। देखिए ये हमारा जैसे कि गाइस प्यारा इंडिया हो गया, ठीक है, हो गया, मान लिया, ठीक है। देखिए ये आपका पूर्वी तट होता है, जो ईस्ट की तरफ होता है उसको हम लोग पूर्वी तट कहते हैं, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ होता है ना उसको हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं, मतलब इधर पूरा भी होता है तो पूर्वी तट, इधर पश्चिम होता है तो इधर पश्चिमी तट, ठीक है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। इसमें कह रहा है कि पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है, मतलब कि इसकी अपेक्षा इधर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है, यहाँ पे इधर क्यों होती है, इन राज्यों में क्यों होती है चावल की पैदावार अधिक, आप बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, कह रहा है कि पूर्वी घाट में पश्चिम घाट से अधिक वर्षा होती है, तो ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है। और फिर क्या कह रहा है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब सकरा है, इसलिए तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है, तो काली मिट्टी पीली मिट्टी से इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। पूर्वी तट, भाई काली मिट्टी का यूज़ कहाँ पे होता है, काली मिट्टी का यूज़ तो वो उसमें होता है ना, जो वो बनता है, अरे रुई वगैरह कपास में, है ना। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र, हाँ ये बात सही है भाई, डेल्टा क्षेत्र है तो वहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, भर जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए आप सभी को पता है कि जो चावल होता है, मतलब कि धान होता है, इसमें पानी की पैदावार, पानी की मात्रा अधिक होती है तभी हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता, क्योंकि गेहूँ की तो फसल है नहीं कि एक दो पानी में काम चल जाएगा, है ना, इसको पानी तो भरपूर मात्रा में चाहिए ही होता है। चलिए इसमें पूछा गया कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है, केंद्र और राज्य जो है इसकी विधायी संबंध संविधान के किस भाग में, बताइएगा, संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है केंद्र और राज्य विधायी। तो देखिए इसमें जो आपका भाग कौन सा आएगा, तो इसमें साथ ही भाग आपका जाएगा, भाग जो है 11 हो जाएगा, ठीक है, भाग 11, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 43 हो गया, 44 देख लेते हैं, 44 कहाँ गया, अरे भाई साहब 44 कहाँ गया, इधर है। चलिए 44 क्वेश्चन आपका क्या है, 44 है कि राष्ट्रपति, आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, पूरा क्वेश्चन तो आ जा, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब बताइए, देखिए आपको पता है जो राष्ट्रपति जी हैं, अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, उसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, थोड़ा लेंदी है। तो इसमें जो है कितने सदस्यों की आपको हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है, तब जाके वो आगे पारित होता है, फिर जाके कहीं उनको हटाया जाता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया भी जाता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें आपको बताना है कि साइन कितने सदस्यों का होना चाहिए, बस ये बताइएगा। इसमें कहा कि जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4, जैसे कि एक तो देखो पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा अगर लगाया गया या पक्ष के द्वारा लगाया गया, हालांकि पक्ष के द्वारा तो नहीं लगाया जाता है,
विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो विपक्ष के द्वारा अगर लगाया गया है तो उस सदन का, जितने भी सदन उसमें में हैं, उसका 1/4 जो है, 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। ये बात एकदम सही है, ये ऑप्शन आपका एक सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है 2/3, तो 2/3 नहीं, 3/4 भी नहीं है, 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ये भी नहीं है। आपका 1/4 1/4 के साइन जो है होने चाहिए, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है, बताएगा। निम्न से किस ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें किसी संसद का जो सदस्य है उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है गाइस? तो देखिए वो परिस्थिति कौन सी हो सकती है। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। अच्छा, यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। तो ये देखिए गाइस, कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया, सदन ने निष्कासित कर दिया तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, है ना। और क्या हुआ कि यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है तब भी जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तीन के तीनों पॉइंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन आपका बेस्ट कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में क्या हो जाएगा? सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, किसी भी संसद के सदस्य की। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो बताइएगा भारत के, अभी तो हमने बताया अभी हमने क्या बताया था आपका, ये बताया था ना कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो हमें लग नहीं रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बताइएगा कि राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत के संसद के द्वारा, तो देखिए बिल्कुल सही है, भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं। देखिए संसद में क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस कहाँ होता है? वो प्रोसेस जो है संसद में होता है। तो संसद में ही तो आपके पक्ष और विपक्ष आएंगे, ठीक है, उसी में आपका फिर महाभियोग लगेगा। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो संसद में ही आएंगी। तो आपका बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आपको आर्टिकल बताना है। राज्य जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आपको ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग शामिल है, वो आर्टिकल आपको बताना है। तो वह आर्टिकल गाइज आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के, ठीक है। सभी के सभी 243 तो दिए ही हैं, लेकिन अगर आपको पता है किस में है राज्य निर्वाचन आयोग, तो वह के में है गाइज, ठीक है। किस में? के में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग होता है ना, पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग जो है वह कौन से संविधान संशोधन में गाइस है, ठीक है। उसमें आयोग का जो प्रावधान है वह किस संविधान के संशोधन में है? तो वह आपका है गाइस किस में है? 102वें संविधान संशोधन में, ठीक है। जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? बताएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के राइटर कौन है? तो यार इसके राइटर कौन है गाइस? वो हैं के दत्ता। अगला है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा है? बताइएगा। मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन जुड़ा है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थस, जोसेफ स्टिग्लिट्स या फिर अमर्त्य सेन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन जो है ये जुड़े हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है साथी, ठीक है। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन गाइज हमने आज किए हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? कुछ और पॉइंट्स देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो बता दें तो प्लीज़ जो वीडियो को है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किया था, किसने किया था मौर्य वंश की स्थापना? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जस्टिन, और देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोर्ट्स कहा,
ठीक है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था गाइस? तो बिंदुसार था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। और क्या पॉइंट्स हैं? बौद्ध विहार तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकार हुआ तो किस पे हुआ? अशोक पे। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था और अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। कौन था? तो बिंदुसार। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। छ्राबु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुम्देयी है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया और जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है और वहीं 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश में लगभग 137 वर्षों तक शासन किया मौर्य वंश ने। ठीक है, तो गाइस ये सारे पॉइंट्स थे जो आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी आपको सेशन कैसा लगा गाइस वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।